हम राजा के पीछे कोठरी से बाहर आ गए। राजा के हाथ में एक देसी साख्त का पिस्तौल नजर आ रहा था। वो हमें अपने साथ बड़ी एहतियात से चलाता हुआ एक बरामदे में पहुंचा। यहाँ बल्ब रोशन था। एक करीबी कमरे के अधखुले दरवाजे से खराटों की मध्यम आवाज आ रही थी। राजा ने मेरे कान में सरगोशी की, ये बड़ी चुतराहनी सो रही है, आराम से गुजरना होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। हम दबे पांव दरवाजे के सामने से गुजरे। बरामदे में रोशन बल्ब की कुछ रोशनी अंदर कमरे में भी पहुंच रही थी। लहीम शहीम चौधरानी फैलकर पलंग पर सो रही थी। ये काफी बड़ा चनियोठी पलंग था, मगर चौधरानी के नीचे मुख्तसर महसूस होता था। पलंग के साथ ही चनियोठी तर्ज की साइड टेबल भी थी। इस पर 2 अंगूठियां चमक रही थीं। यकीनन ये चौधराइन ही की होंगी। चौधराइन के जिस्म बतलाई कड़ों के सिवा और कोई गहना भी नजर आ रहा था। जाहिर है कि सोने से पहले उसने ये गहने उतार दिए होंगे। राजा एक लम्हे के लिए टिटका, फिर हमें खामोश रहने का इशारा करते हुए दबे पांव कमरे में पहुंचा। उसने दोनों अंगूठियां उठाई, बड़ी एहतियात से साइड टेबल के ऊपर वाली दराज खोली। इसमें चौधराइन के भारी झुमके और वजनी कैंठा मौजूद था। राजा ने बड़ी चाबक दस्ती से ये सारी चीजें एक रुमाल में डाली और बिल्ली की चाल चलता हुआ बाहर आ गया। यकीनन वो मजबूत आसाब का मालिक शख्स था और इसका लालच भी उसके आसाब ही की तरह तगड़ा था। हम एक बार फिर राजा के पीछे चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने अपना आजार बंद बहुत कस कर नहीं बांधा था। बवक्ते जरूरत 1 सेकंड के अंदर मैं अपना शानदार चाकू अपने हाथ में कर सकता था। अंदरूनी अमार से बाहर निकलने के लिए हमें एक और कमरे के अंदर से दबे पांव गुजरना पड़ा। मैं टिटक गया। यहाँ पुख्ता फर्श पर नीतू उर्फ करिश्मा कपूर बेसुध पड़ी थी। वो ऊंधी थी और एक टांग अजीब अंदाज में मुड़ी हुई थी। क्या हुआ इसे? मैंने राजा के कान में सरगोशी की। बेहोश हो गई है, खाना खराब जाग रही थी। इसने मुझे ताड़ लिया, मेरे पीछे आई, मैंने फड़ लिया। रोड़ा डालना चाहती थी, मैंने मुंह पर हाथ रख दिया। बड़ी ठीठ हड्डी निकली, आखिर तक हाथ पैर चलाती रही। मैंने झुककर गौर से करिश्मा कपूर को देखा। वो बेहोश नहीं थी, मर चुकी थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मर चुकी है। मैंने उसकी मुलायम गर्दन पर हाथ रखा, नब्ज कहीं नहीं थी। मैंने ठंडी सांस लेकर राजा की तरफ देखा। वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहरहाल सरवत के सामने हमने किसी तरह का तबसरा मुनासिब नहीं समझा। उसका पहले ही बुरा हाल था। वो बेचारी तो ये समझ कर लाहौर से चली थी कि सीधी अहमद थानवी साहब के पास पहुंचेगी और इन्हें अपना दुखड़ा सुनाएगी। वो इसको तसल्ली देकर सब कुछ संभाल लेंगे और पुलिस में मौजूद इनके मुरीद एक आध रोज में यूसुफ को ढूंढ निकालेंगे। मगर यहाँ जो कुछ हो रहा था वो सरवत के सानो गुमान में भी नहीं था। हम राजा के पीछे चलते हुए अंदरूनी दरवाजे से निकले और हवेली के अहाते में आ गए। करिश्मा कपूर की अचानक मौत ने मेरी धड़कनें ज़ेरो ज़बर कर दी थी। मुझे ये समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि ज्यादा देर तक दम घुटा रहने की वजह से नीतू उर्फ करिश्मा कपूर की मौत हुई थी। वो 100% मर चुकी थी। शायद जबरदस्ती दुआए खैर कराने का नतीजा था। हम हाथे से गुजरे। बैरूनी फाटक के पास माल्टे के पौधों में एक चौकीदार रस्सियों से बंधा पड़ा था। उसके मुंह में एक कपड़ा बड़े अच्छे तरीके से ठूंस दिया गया था। वह हरकत कर सकता था, ना आवाज निकाल सकता था। उसके सर से खून का कुछ रिसाव भी नजर आ रहा था। लगता था कि हमें कोठड़ी से निकालने से पहले राजा ने खासा होमवर्क किया है। इसी संगीन होमवर्क में करिश्मा कपूर की जान भी गई थी। राजा के हवाले से मैं अभी तक तजब्जब में था। इस बंदे की कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो ही हम फाटक से बाहर निकले, रखवाली के 2 कुत्ते चारेहाना अंदाज में हमारी तरफ लपके। ये भारी थोबड़ों वाले बुलडॉग थे। सरवत कराह कर मेरे बाजू से लिपट गई। तब मैंने देखा कि राजा घुटने जमीन पर टेक कर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ बार बार जमीन पर मारे और मुंह से पुछ पुछ की आवाजें निकाली। हैरत अंगेज तौर पर कुत्तों का इश्तियाल कम हो गया। शायद वो राजा से मानूस हो चुके थे। दोनों कुत्ते बेकरारी से उसके गिर्द चकराने लगे, उसकी टांगों में अपने मुंह घुसाने लगे। राजा तेज सरगोशी बोला था, अभी इस सामने वाली गाड़ी में बैठो, चाबी अंदर ही है, लेकिन तुमने इंजन स्टार्ट नहीं करना। मैंने राजा की हदायत पर अमल किया और सरवत को लेकर चंद मीटर दूर खड़ी जीप में बैठ गया। ये खुली छत की जीप थी। उसमें से कच्ची मछली की बू आ रही थी। कालबन शाम को हवेली में जो कुछ मछली पकाई गई थी वो इसी जीप में आई थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मैं समझ गया कि राजा ने इंजन स्टार्ट न करने का क्यों कहा है। जीप एक कच्चे ढलवान पर खड़ी थी। यह ढलवान 60-70 मीटर आगे तक चली गई थी। कुत्तों को आराम करने के बाद राजा भागता हुआ जीप की तरफ आया। उसने जीप को जरा सा धक्का लगाया तो ढलवान पर आ गई और लुढ़कना शुरू हो गई। राजा भी कूद कर मेरे साथ आ बैठा था। सरवत पिछली नशिस्त पर थी। जीप ढलवान पर लुढ़कती चली गई। ढलवान खत्म होने के बाद भी वो काफी दूर तक अपने खोलारे में आगे बढ़ती गई। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और हेडलाइट जलाए बगैर आगे बढ़ने लगा।
कैसा टैट काम हुआ है, वो जोश से बोला। देख कोई गोली नहीं चढ़ी और हम हवेली से बाहर हैं। लेकिन करिश्मा कपूर तो गई ना, मैंने होले से कहा। बस उसकी आई हुई थी, मैंने उसका मुंह दबाने के सिवा और कुछ नहीं किया, और वो इसलिए दबाया था कि वो बस तड़पती जा रही थी। मैंने कहा वहाँ हवेली में तो तूने इमरान के बारे में बहुत कड़वी बातें की थी, वो इसलिए कि कोठड़ी के आसे पासे चौधरी के बंदे मौजूद थे, वो अंदर की आवाज़ें सुन सकते थे। पर उसका मतलब ये नहीं कि मैंने अम्मू के बारे में झूठी बातें कही। मैंने जो कुछ कहा वो तकरीबन सच ही था। वो कमीना ऐसा ही हो गया है, कभी कभी तो सचमुच बड़ा जहर चढ़ता है उस पर। लेकिन कुछ भी है, जैसा भी है, खफीस अपना यार तो है ना। चाबी कहाँ से मिली तुझे कोठड़ी की? आए खुद इस शोधे चौधरी ने दी थी। राजा ने मुड़कर हवेली की तरफ देखते हुए कहा। हवेली अंधेरे में गुम होती जा रही थी। मुड़ मुड़कर क्या देख रहे हो? वो ऐश्वर्या राय की शक्ल वाली तो याद नहीं आ रही? ओए रान मुरीद नहीं हूं मैं, वो सुवर्दी बच्ची चंगी तो लगती है, पर इतनी भी नहीं कि उसके लिए उस कमीने अम्मू से दगा कर जाऊं। अचानक गाड़ी को 2-3 झटके लगे और रुक गई। बेड़ा गर्क है। और ये क्या हुआ? राजा ने कहा। कहीं तेल तो नहीं खत्म हो गया? नहीं यार, तेल तो चंगा बड़ा है। उसने मीटर की तरफ इशारा किया। फिर क्या मौत पड़ गई है इसको? ये जिस तरह झटके खाकर रुकी है ना, मुझे लगता है कि कुछ चोर स्विच है इसके अंदर। इंजन के अंदर जो तेल होता है वो खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। मुझे लगा राजा ठीक ही कह रहा है। उसने डैशबोर्ड में से एक टार्च निकाली और जीप का बोनेट खोलकर चेक करने लगा। वो इन कामों में माहिर लगता था। इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी से फरार होते वक्त उसने जीप को जिस तरह खराब और फिर ठीक करने का ड्रामा किया था वो मुझे अच्छी तरह याद था। लेकिन यहाँ तो सचमुच कोई खराबी पैदा हो गई थी। ये बड़ी मखदूज सूरत हाल थी। पीली हवेली में किसी भी लम्हे हमारा भांडा फूट सकता था और मौत के हरकारे हमारे पीछे दौड़ लगा सकते थे। हम तीनों बार बार हवेली की जानिब टेक रहे थे। दूर तारीकी में बस उसकी 2 बैरूनी रोशनियां ही दिखाई पड़ती थी। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। सबसे पहले सरवत ही को उसका इल्म हुआ। वह लरजा आवाज बोली, देखें कोई आ रहा है। मैंने गौर किया। हवेली की तरफ से किसी गाड़ी की 2 उछलती कूदती रोशनियां हमारी तरफ बढ़ रही थी। देखते देखते उनमें 5-6 रोशनियां मजीद शामिल हो गई। वो लोग आगाह हो चुके थे। इसी दौरान में राजा ने जीप के नशिस्तों के नीचे से एक शानदार LMG ढूंढ निकाली थी। शायद उसे पहले से इस गन का इल्म था। वो ये लोडेड गन मेरी तरफ फेंकते हुए बोला, ये लो, जरूरत पड़े तो गोली चलाओ। मेरा ख्याल है कि मैं 2-3 मिनट में इसे चालू कर लूंगा। उसका इशारा इंजन की तरफ था। उसने टार्च अपने मुंह में डाल ली और तनदही से इंजन पर झुक गया। हवेली से निकलने वाली रोशनियां 3 हिस्सों में बट गई थीं और हचकोले खाती हुई मुख्तलिफ इतराफ में पड़ी। 2 रोशनियां सीधा हमारी तरफ आईं। मैंने वहशत ज़दा सरवत को गाड़ी की ओट में बिठा दिया और खुद उसके पहलू में पोजीशन ले ली। हमारी तरफ आने वाली एक लोटर नुमा गाड़ी थी। मैंने दूर ही से देख लिया। इस पर 7-8 अफराद मौजूद थे। वो सब खड़े हुए थे। इनके साथ साथ 2-3 बूगीर कुत्ते शोर मचाते आ रहे थे। हमारी खराब गाड़ी को देखने के बाद उन्होंने लोडर कुछ फासले ही पर दरख्तों के दरमियान रोक लिया। मैंने एक हवाई फायर किया ताकि वो समझ जाएं कि हमारे पास हथियार मौजूद है। इस हवाई फायर के जवाब में चंद सेकंड बाद हम पर सीधा फायर हुआ। यह फायर जीप की आहनी बाड़ी में कहीं लगा। उसके बाद 2 तरफा गोलियां चलने लगी। करीबन 1 मिनट बाद मैंने एक कामयाब निशाना लगाया और लोडर का अगला टायर ब्रस्ट कर दिया। सरवत के लिए यह सिचुएशन बिल्कुल अनदेखी और वहशतनाक थी। उसका सांस जैसे सीने में अटका हुआ था। सर घुटनों में देकर उसने आंखें बंद कर ली थी और गाड़ी के पहिए के पीछे बिल्कुल समटा कर बैठ गई थी। दूसरी तरफ से 2-3 राइफलों का फायर आ रहा था, लेकिन यह सिंगल फायर था। अंदाजा होता था कि इन लोगों के पास कोई ऑटोमेटिक राइफल नहीं है। फायरिंग शुरू हुए 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि राजा ने नारा लगाया, हो गई। उसके साथ ही वो झुककर आगे बढ़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जीप स्टार्ट हो गई। कल राजा ने उसे डायरेक्ट कर दिया था, इसने हमें जीप पर बुला लिया। मैंने छोटे छोटे 2-3 ब्रस्ट फायर किए। एक बूगिर कुत्ता कर्बनाक आवाज में चिल्लाकर खामोश हो गया। हमलावर तितर बित्तर होकर झाड़ियों में जा छुपे थे। शायद उन्हें हमारी तरफ से ऐसी शदीद मुज़ाहमत की तवक्का नहीं थी। LMG ने इनके होश उड़ा दिए थे। मैंने सरवत के कान में तेज सरगोशी की, सर नीचे रखो और पिछली सीट पर लेट जाओ। उठने की कोशिश न करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने लरजती आवाज में अच्छा जी कहा और मेरी हदायत पर अमल किया। इस दौरान में राजा ने अपने देसी साख्ता पिस्तौल से 3-4 फायर किए और मैंने भी 2 गोलियां चलाई। तब मैं भी झुककर गाड़ी में बैठा और निशिस्त पर नीम दराजा हो गया। राजा ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। राजा की हरकत सकनात में बला की फुर्ती थी। वो अपने असाब पर भी गैर मामूली कंट्रोल रखता था। मुझे लग रहा था कि इस किस्म के हालात में वो बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। जीप कमान से निकले हुए तीर की तरह हरकत में आई। रास्ता ऊंचा नीचा था।
50-60 फुट आगे जाकर वो बुरी तरह उछली। सामने डैशबोर्ड पर रखी हुई कोई शय उछलकर बाहर गिर गई। ये वो रुमाल था जिसमें राजा ने वड्डी चौधराइन के कीमती गहने बांधे थे। राजा ने ब्रेक लगा दिए। क्या करते हो, मैं चिल्लाया और राजा का बाजू थाम लिया। यार 1 सेकंड, वो बोला। खुदा का खौफ कर राजा, मैंने कहा। उसने कहा और बाजू छुड़ाकर गहनों की तरफ बढ़ा जो एक ढलवान पर लुढ़क कर 8-10 फुट नीचे चले गए थे। राजा, मैंने फिर पुकारा, मगर उसकी आंखों में लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो 1 सेकंड में वापस ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा। उसे मालूम नहीं था कि ये 1 सेकंड का फासला कभी तय नहीं होगा। यूं ही उसने झुककर रुमाल उठाया, फायर हुआ और गोली राजा के ऐन सीने में लगी। वो लड़खड़ाकर पहलू के बल गिरा। मैंने लोडर की तरफ अंधाधुंध एक ब्रस्ट चलाया और राजा की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त एक और फायर हुआ। गोली राजा की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। लोडर की हेडलाइट्स में मुझे ये सब कुछ वाज़े दिखाई दिया। मैंने बेताब होकर नीचे उतरना चाहा, मगर सरवत ने बड़ी मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया। नहीं ताबिश, वो चिल्लाई। उसके लहजे में बेपनाह खौफ था। वो ठीक कह रही थी। मैं खिसक कर ड्राइविंग सीट पर आया। नीचे झुके झुके मैंने क्लच दबाकर गियर लगाया और जीप आगे बढ़ा दी। 2-3 गोलियां फिर जीप से टकराई, मगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही। लोडर का टायर चूंकि ब्रस्ट था, इसलिए वो हमारे पीछे नहीं आ सकता था। मैं इस खुली छत वाली जीप को दौड़ाता चला गया। मैंने अब जीप की हेडलाइट्स ऑन कर ली थी। वो थोर और जंतर की झाड़ियों के दरमियान ऊंचे नीचे रास्तों पर भागती चली जा रही थी। सरवत निश्चित फलांग कर मेरे पहलू में आ गई थी। राजा के साथ जो कुछ हुआ वो इतना आनंद फानन और गैर मुतवक्का था कि मैं सख्ता ज़दा सा रह गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है। इसमें शक की गुंजाइश बहुत कम थी कि वो मर चुका है। पहली गोली सीने में बाएं तरफ लगी थी, दूसरी यकीनन उसकी शहरक चीर कर निकल गई थी। और यही शख्स चंद घंटे पहले अकरम राही का गाना सुन रहा था और सवीटी उर्फ ऐश्वर्या को कंधे पर बिठाकर नाच रहा था। सरवत मुसलसल सिसक रही थी, लेकिन उसने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं भी राजा का तसव्वुर ज़हन से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमें ठीक से पता नहीं कि हमारा रुख किस तरफ है। हम बस हवेली और हवेली वालों से दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, मगर गरज चमक जारी थी। किसी वक्त आसमानी बिजली का धमाका होता तो कुर्बो जवार रोशन हो जाते। इसके बाद फिर गहरी तारीकी फैल जाती। इस तारीकी में कभी कभी वो दूर कहीं जुगनू से चमकते नजर आते थे। यकीनन ये वो लोग थे जो मौत के हरकारे बनकर हमारे पीछे आ रहे थे। हारून आबाद के होटल में साईं लड़के ने कहा था, तुम्हारे गिर्द मौत की परछाइयां हैं, और उसने कब्रों वाली मनहूस बात भी की थी। उसके फिक्रे मेरे समात में एक मुसलसल गूंज बनकर रह गए थे। मैं मौत से डरता नहीं था, लेकिन इस वक्त मुझे मौत के बारे में सोचना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सरवत भी थी। 10-20 मिनट बाद बूंदें पड़ने लगी। ये एक अजीब सफर था। अनजाने रास्ते, अनजाना रुख और अक्कम में मौत के फरिश्ते। ऐसे में कुछ सफर मैंने पहले भी तो किए थे। ऐसी ही बारिशी रातों में, ऐसे ही पुरखतर वीरानों में मैं पहले भी तो दीवाना वार भागा था। कोई तड़प थी जो मेरी सांसों को टूटने नहीं दिया करती थी। कोई लगन थी जो मुझे बेदम होकर गिरने नहीं देती थी। वो भांडियल एस्टेट के बेआबाद जंगल थे। वैसी ही जानलेवा रातें थी। मैं किसी तक पहुंचने के लिए भागा करता था, किसी को पाने के लिए अपने पाँव को लहू लुहान किया करता था, और जिसके लिए मैं ऐसा किया करता था आज वो मेरे पहलू में थी। उसके बाल खुलकर हवा में उड़ रहे थे, उसके बदन की महक मेरी रगे जां में उतर रही थी। ये रात नहायत जहरीली थी और नहायत रंगीन थी। जानलेवा भी थी और दिल गुदाज भी। ये जिंदगी थी और मौत भी। मेरे सीने में एक ऐसा तूफान था जो हर रुकावट को बहा कर ले जा सकता था। और फिर बारिश तेज हो गई। मैंने अपने पहलू में रखी हुई LMG को नशिस्त के नीचे घुसा दिया, जिसमें LMG का एक फालतू मैगजीन और 100 के करीब राउंड मौजूद थे। ये सारा इंतजाम यकीनन राजा ही ने किया था। सरवत मनमनाई, ताबिश आपने मुझसे एक वादा किया था। कैसा वादा? कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, वो बोली। फिर जरा तवक्कुफ से कहने लगी, क्या हम किसी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते? पुलिस स्टेशन तो क्या, यहाँ कोई आबादी भी नजर नहीं आ रही। हम किधर जाएंगे? उसकी आवाज वाज़े तौर पर कपकपा रही थी। फिलहाल तो बस चलते ही जाना है, अल्लाह करे कहीं कोई आबादी नजर आ जाए। दाएं तरफ झुकने वाली रोशनियां हमारे करीब आती जा रही थी। सरवत ने भी उस तब्दीली को महसूस कर लिया था और यकीनन ये तब्दीली उसे मजीद हरासा कर रही थी। एक जगह अचानक जीप फिसली और इसका अगला टायर खड्डे में चला गया। सरवत लुढ़क कर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर गिरी। मेरे घुटनों पर भी हल्की चोट आई। अगले 2-3 मिनट में मैंने जीप को इस जगह से निकालने की काफी कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई, बल्कि यूं लगा कि उसका पहिया ज्यादा अंदर धंस गया है। दाईं तरफ झुकने वाली रोशनियां मजीद करीब आ गई थी।
मुझे अंदाजा हो रहा था कि गाड़ियों के अलावा कुछ घुड़सवार भी हमारे पीछे हैं। लतीफ ने बताया था कि ये लोग तेज रफ्तार घोड़ियां पालते हैं और पूरे इलाके में दंदनाते हैं। अब जीप छोड़ने के सिवा चारा नहीं था। मैंने एमुनेशन वाला थैला उठाया, टार्च ली और LMG कंधे से लटका ली। सरवत का हाथ थाम कर मैं कीकर के दरख्तों और जंतर की झाड़ियों में दौड़ता चला गया। बारिश की बूंदें पत्तों से छिन छिन कर हमें भगो रही थीं। जमीन गो रेतली थी, फिर भी कहीं कहीं काफी फिसलन मौजूद थी। मुझे गाहे बगाहे 1 या 2 सेकंड के लिए टार्च भी रोशन करना पड़ रही थी। सरवत बुरी तरह हाँप रही थी। उसने जैसे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था, अपना हाथ मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथ खींचती चली जा रही थी। एक जगह मुझे लगा कि वो बेदम होकर गिर जाएगी। मैंने उसे बिठा दिया और खुद भी एक तनावर कीकर से टेक लगाकर बैठ गया। सरवत की सांसें सीने में नहीं समा रही थी। मेरी सांस की लय भी तेज थी। इस दौरान में मैंने गन से नया मैगजीन अटैच किया। सरवत रूहान सी आवाज बोली, प्लीज ताबिश, आप किसी पर गोली ना चलाएं, ये गलत होगा। वो हमें गोली मार दें तो ये सही होगा? मैंने पूछा। हम खुद को उनके हवाले कर देते हैं, हो सकता है कि बाद में कोई बेहतर सूरत निकल आए। वो हाँपती हुई सांसों के दरमियान बोली, ये खतरनाक कातिल है सरवत है, रहम करना नहीं जानते। हम इनके साथ रायत नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे साथ रायत नहीं करेंगे। हवा का एक झोंका आया। किसी गाड़ी के डीजल इंजन की आवाज साफ सुनाई दी। यकीनन ताकुब करने वाली गाड़ी नजदीक पहुंच चुकी थी। उठो सरवत, मैंने उसे सहारा देकर उठाया। हम फिर रवाना हो गए। कभी भाग रहे थे, कभी तेज चल रहे थे। अचानक सरवत चिल्लाई और लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने उसे बमुश्किल उठाया। उसका पांव बुरी तरह मुड़ गया था। मैंने नीचे बैठकर उसके टखने को हाथों से दबाया। वो कराहने लगी। उसकी चप्पल उतरकर दूर चली गई थी। मैंने चप्पल उठाकर उसे दी। चंद सेकंड बाद उसने कहा कि वो चल सकती है। हम फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब रफ्तार बहुत कम थी। पहले तो चोट गर्म थी, इसलिए वो कोशिश करके चलती रही। 8-10 मिनट बाद उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाबती की। ताबिश, मुझसे चला नहीं जाता। वो लड़खड़ा कर कीचड़ में बैठ गई। बारिश की बौछारें हमें शराबूर कर रही थी। रोशनियां बिल्कुल करीब आ गई थी। शायद इन लोगों ने हमारी गाड़ी देख ली थी और जमीन पर पांव के निशान भी देख लिए थे। कुछ दूर एक कच्चे टीले पर दरख्तों का घना झुंड था। हम वहां तक पहुंच जाते तो निस्बतन महफूज हो जाते, लेकिन अब उसके लिए वक्त बहुत कम था। मैंने टार्च की रोशनी में देखा, सरवत का पांव सूजकर कुप्पा हो गया था। उसे मेरे अंदाजे से ज्यादा चोट आई थी। यह भी मुमकिन था कि फ्रैक्चर हो चुका हो। यह बेबसी का अरूज था। मैंने झुककर सरवत को गोद में उठा लिया। उसने अपने बाजू मेरे गले में हमायल कर दिए थे। LMG और एमुनेशन का वजन भी मुझ पर था, मगर मैं आगे बढ़ने की बेपनाह हिम्मत रखता था। 2-3 मिनट मजीद खुसरे, फिर अकब से एक फायर हुआ और गोली मेरे कंधे को बोसा देती गुजर गई। इसके साथ ही कड़कदार आवाज आई, रुक जाओ। अब रुकने के सिवा चारा नहीं था। वो घड़ी आ गई थी जिसका खदशा था। मैंने सरवत को 2 तनावर जुड़वा दरख्तों की ओट में बिठाया और खुद साथ वाले दरख्त की आड़ लेकर LMG संभाल ली। अगले 2-3 मिनट इस वीराने में तहलका खेज थे। मैं कोई बहुत अच्छा निशानेबाज नहीं था। राइफल चलाना भी मैंने ईरान से भांडियल एस्टेट ही में सीखा था, लेकिन इस वक्त मेरे रगे पैर में जो बर्क दौड़ रही थी उसने मुझे मेरी असल सलाहियतों से कहीं ऊपर उठा दिया था। भीगे हुए जंगल में धमाके हुए, शोले चमके और पिघला हुआ शीशा हदफ की तलाश में हर तरफ मोहलक पर वाज करने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 3 अफराद और 1 घोड़ी LMG की मोहलक फायरिंग का शिकार हुए, लेकिन वो तादाद में ज्यादा थे, करीब आते जा रहे थे। अचानक एक स्याह परछाई दाई तरफ से मुझ पर झपटी। ये लाचे कुर्ते वाला एक कवि हैकल शख्स था। मैं धक्का लगने से दूर जा गिरा। LMG एक दरख्त से टकराई और इसका नम दस्ता मेरे हाथ से फिसल गया। मैं निहत्था हो चुका था। सरवत के चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कम से कम 4-5 अफराद मुझ पर पिल पड़े। वो इस मरहले में मुझे जान से मारना चाहते तो मार सकते थे, लेकिन वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो राइफलों के कुंदों और लाठियों से मुझे मारने लगे। वो वहशी हो रहे थे, लेकिन एक बात से वो बेखबर थे, मैं मुकम्मल तौर पर निहत्था नहीं था। मेरी टांग के साथ वो बेमिसाल चाकू बंधा हुआ था जिसने भांडियल एस्टेट में जॉर्ज जैसे दरिंदे को चीरा था और इसके अलावा भी कई तवानाक गर्दनों का खून चाटा था। मैंने नीचे गिरे गिरे वो चाकू अपनी जान से जुदा किया। इसका दस्ता मेरे हाथ में आया तो रगों में स्याल आग दहक उठी। वो सारी बेपनाह नफरतें दिलो दिमाग में ताज़ा हो गईं जिन्होंने मेरी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद कर डाला था। आइसेड सिराज मेरे सामने नहीं था, वाजी नहीं था, MP घोराया नहीं था, थानेदार अशरफ भी नहीं था, लेकिन इनके हमजाद तो थे। ये सब इसी कबील के लोग थे, इसी लाजवाल सवाकी के अलम बरदार थे। मैंने पहला बार एक शख्स की गुंबद नुमा तोन पर किया और उसे उफकी रुख पर चीर कर रख दिया।
नीचे झुके झुके दूसरा वार एक राइफल बरदार के नाफ पर किया। चाकू चर्बीदार जिल्द काट कर दस्ते तक अंदर घुसा और मजरूब की कर्मनाक आवाज मेरी समाज से टकराई। मैंने जोर लगाकर चाकू खींचा। गर्म खून मेरे हाथ पर गिरा। एक कुल्हाड़ी का कातिल वार बचाते हुए मैंने कुल्हाड़ी बरदार की गर्दन पर कारी जख्म लगाया। वो ज्यादा थे, मुसल्ला थे, लेकिन खुद पर अचानक टूटने वाली कयामत ने उन्हें सख्ता जता कर दिया। एक गोली चली, लेकिन मुझे एक दीवाना सा भरोसा था कि आज कोई गोली मुझे छू नहीं सकेगी। अगले 1.5-2 मिनट में इस जगह एक खून रेज मारका हुआ। मेरे मुकाबले 5 अफराद आए थे। उनमें से 2 तो पहले हल्ले ही में शदीद जख्मी हो गए थे। बाकी 3 भी मेरी वहशत के आगे ठहर नहीं सके। मेरे कातिल चाकू ने उन्हें उधेड़ कर रख दिया। मैं दीवाना वार चिल्ला रहा था, उनको जख्म जख्म कर रहा था। आखिरी एक शख्स दहशतजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो ओझल हो गया। मैं वापस पलटा। एक जख्मी तड़प रहा था और किसी हथियार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके सीने पर चढ़कर उस पर मुतअद्दिद वार की ओर से ठंडा कर दिया, लेकिन अभी बला टली नहीं थी। एक और गाड़ी की रोशनियां तेजी से करीब आ रही थी। सरवत उठो। मैंने सरवत को थामा। वो बेहरकत बैठी रही। मेरे ज़हन में यह खौफनाक ख्याल आया कि कहीं उसे गोली तो नहीं लगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उठ खड़ी हुई, मगर उसके पांव पर बिल्कुल वजन नहीं आ रहा था।